हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग ट्रिक्स। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आपकी बैंकिंग एग्जामिनेशन 2026 के लिए प्रिपरेशन बहुत जोरों शोरों से चल रही होगी, क्योंकि हर रोज हम मॉक कर रहे हैं। हर रोज सुबह 9 बजे क्लास होती है मेरे चैनल पे। एक दिन क्वांट की, एक दिन रीजनिंग की। डेली मैं आपको एक मॉक करवाता हूं। अगर आप इन क्लासेस को रेगुलरली फॉलो करते हो, आपको इतने क्वेश्चंस करवा दूंगा मैं नेक्स्ट 6 मंथ तक कि एग्जामिनेशन में उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। हर टाइप के क्वेश्चन होंगे, प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक हर लेवल के क्वेश्चंस करवाए जाते हैं यहाँ पे। सो इन क्लासेस को देखिए, डेली क्लास होती है, टाइम टू टाइम शेड्यूल लग जाता है। उन क्लासेस को फॉलो कीजिए, आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम करेंगे क्वांट्स का मॉक। ओके, तो अभी हम फोकस कर रहे हैं आरबीआई अटेंडेंट को, आरबीआई असिस्टेंट को, बैंक ऑफ बड़ौदा की जो अटेंडेंट की एग्जामिनेशन आई है, तो उसी अकॉर्डिंग सारे मॉक्स बनाए गए हैं। जैसे जैसे एग्जामिनेशन आएंगे एसबीआई पीओ का, एसबीआई क्लर्क का, फिर सारे मॉक्स का लेवल भी उसी अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारे पास मिसिंग नंबर सीरीज का। इसमें देखते हैं 108, 128, 151, 171, 206। देखो, जब भी ऐसी कोई सीरीज होती है, सबसे पहले इसमें ये चीज नोटिस करना कि इसमें डिफरेंस कितना ज्यादा है और कितना कम है। अगर आपको डिफरेंस ज्यादा दिखता है, तब आप जाना मल्टीप्लाई पे या डिवाइड पे। अगर आपको इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा ना किसी भी डिजिट्स के बीच में, तो सबसे पहले आप उसका डिफरेंस देखना। या अगर आपको सीधा माइंड में क्लिक हो जाए कोई स्क्वायर या क्यूब्स, तो अलग बात है। तो इसमें देखते हैं ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं। यहां पर हमें डिफरेंस दिखता है 20 का, ठीक है। फिर यहां पे हमको डिफरेंस मिल जाता है 23 का, ठीक है। यहां पे हमको डिफरेंस मिलता है 26 का। यहां हमको डिफरेंस मिल जाता है 29 का। अब देखो, सारे डिफरेंस को ध्यान से देखो, सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिफरेंस है। 3-3 का डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है। तो जो नेक्स्ट डिफरेंस आएगा वो भी 3 से इंक्रीज होगा। नेक्स्ट यहाँ हमारे पास डिफरेंस आएगा, वो आएगा 32 का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो आएगा हमारे पास 238। सो ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर, दैट इज 238। ओके, गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको देखते हैं। इसको पहले वीडियो को पॉज कर खुद से बनाने का ट्राई करो। क्या आपको लॉजिक समझ आता है और किस तरह से आप उस लॉजिक को फाइंड करते हैं, फिर आप मेरा सॉल्यूशन दिखा करो कि मैं उसको कैसे करता हूं। अब इसमें देखो 92 से 46, 46 से 23, 23 से 11.5। जब आप 46 से 23, 23 से 11.5 पे होगा ना, आपको ये अपने आप दिखने लग जाता है कि ये हाफ हो रहा है। हाफ हो रहा है तो 92 से 46 भी हाफ हो रहा है, यानी जो इसका पिछला डिजिट था वो भी तो डबल होगा ना 92 का, तभी हाफ होकर 92 आया है। तो इसका ये तो क्लियरली विजन है। तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो नंबर हो जाएगा बस 184, जो कि हाफ होगा 368 का, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज 184। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 71, 81, 61, 101 एंड देन 21। इसमें बढ़ भी रहा है डिफरेंस, फिर डिफरेंस लेस भी हो रहा है, इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है, दोनों चीजें हो रही हैं। तो इसमें देखते हैं पहले 71 से 81 गया, तो यहां से पे तो 10 ऐड हो जाते हैं। 81 से 61 पे आता तो यहाँ पे 20 लेस हो जाते हैं। देन हमारे पास 40 प्लस हो जाता है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे 80 लेस हो जाते हैं। इसमें ध्यान से देखो, प्लस माइनस हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो डिफरेंस है वो हर बार डबल हो रहा है। 10 का 20, 20 का 40, 40 का 80। तो जो नेक्स्ट डिफरेंस आएगा वो भी डबल होकर आएगा, और अब यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। तो जो नेक्स्ट डिफरेंस बनेगा वो बनेगा अपने पास 160 का, और 160 जब इसमें ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा अपने पास 181। सो ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर, दैट इज 181। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, 16, 16, 32। देखो, इस तरह का नंबर जब भी आता है ना, वो हमेशा वो होता है हाफ, 1.5, 1/25, इस तरह का नंबर होते हैं। यहाँ पे जैसे देखते हैं 32 से 16 होते हैं, तो यहाँ पे होता है मल्टीप्लाई कर लिया हमने 0.5 से, फिर 16 से 16 हुआ तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने 1 से, देन हमने मल्टीप्लाई कर लिया 2 से। मल्टीप्लाई हो रहा है 0.5, 1, 2 से, और हर बार डबल हो रहा है। लाइक 0.5 से 1 गया, डबल हो गया, 1 से 2 गया, वो भी डबल हो गया। सो जो नेक्स्ट आएगा टर्म वो भी तो डबल होगा ना, तो नेक्स्ट 2 का डबल क्या आएगा, मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, ठीक है। जब 4 को करते हैं तो यहाँ पे आएगा बस 128। जो हमारा नेक्स्ट नंबर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 128। ओके, समझ आया आपको? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है अपने पास क्वालिटी इक्वेशंस। देखो, जब भी एग्जामिनेशन को सॉल्व करने का ट्राई करता हूँ, खासतौर से प्रीलिम्स का, तो उसमें एक बात ध्यान रखना कि आपको 10 से 12, 13, 14 क्वेश्चन इस तरह के मिलते हैं, जिसमें या तो आपको 4-5 नंबर सीरीज मिलती है, 4-5 क्वालिटी इक्वेशंस मिल जाएंगे, 4-5 अप्रोक्सीमेशन में सिंप्लीफिकेशन मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चंस जहां पर भी होते हैं ना, ये 4-5 के बंच में होते हैं, तो इनको सबसे पहले ढूंढ के सॉल्व करने का ट्राई करना। इनको बाद में नहीं रखना, क्योंकि कई बार बाद में टाइम नहीं बचता, कुछ मिसिंग हो जाता है, टाइम ज्यादा यूज हो जाता है किसी क्वेश्चन में, फिर ये क्वेश्चन रह जाते हैं, और ये क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ने वाले नहीं होते। इसलिए जहां तक हो सके इनको पहले ही करने का ट्राई करना।
सो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले वीडियो को पॉज करके खुद से करने का ट्राई करना, फिर देखना मेरा सोल्यूशन। इसमें देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से हमको एक्स के रूट निकालने हैं। इसमें इसको सॉल्व करते हैं। इसमें पहले मैं एक्स को कॉमन ले लेता हूं, तो ये आता है एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको जब मैं एक्स को चल जाएगा तो 0 अपॉन एक्स हो जाएगा, वो 0 हो जाता है। तो ये आ जाएगा अपने पास एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू यहां से आ जाएगी अपने पास 1। ये तो अपने पास 1 की स्टेटमेंट 1 की रूट। सेकंड में हमको देखते हैं y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 24। इसके जो दो रूट बनेंगे वो कौन से रूट आएंगे? इसके जो दो रूट बनेंगे वो आ जाएंगे 6 और 4, क्योंकि यही दो डिजिट है जिसको मल्टीप्लाई करने में 24 आता है। और यहाँ पे एक बार ध्यान रखना कि यहाँ पे माइनस का 10y है, इसलिए जब भी हमको इसका रूट निकालना है ना तो वहां पे माइनस के लिए प्लस का साइन बनना चाहिए कि यहाँ माइनस का 10y है, तो यहाँ पे हमने प्लस के 6 और प्लस के 4 ये दो रूट निकालने हैं। इसको जब ऐड करते हैं तो प्लस का 10 बनता है, तो इसलिए y के जो दो रूट आएंगे वो देंगे 6 और 4। ठीक है, अब इसको कंपेयर करते हैं। x का रूट है 1 और y के रूट है 6 और 4, सो यानी ये है x इज लेस देन y। सो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज x इज लेस देन y। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन 7 प्लस 10 इज इक्वल टू 9x अपॉन 7। ठीक है, इसको मैं यहीं लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन 7 प्लस 10 इज इक्वल टू 19x अपॉन 7। ठीक है, पहले इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सिंपलीफिकेशन सिंपल रूट में बना लेते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं हर किसी नंबर को 7 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। लाइक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 7 को 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये आ रहेगा अपने पास एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 17 इज इक्वल टू 19x। ठीक है, अब इसको मैं 19x को इधर ले आता हूँ, माइनस 19x प्लस 70 इज इक्वल टू 0। यही बनता है इसके अंदर। इसी तरह की क्वेश्चन हमको दी होती है, इसी फॉर्मेट में हमारे ये क्वेश्चन भी आगे। अब चलते हैं इसके, इसमें क्या रूट हो सकते हैं ऐसे जिसको मल्टीप्लाई करने में 70 आता है और ऐड करने में माइनस का 19 आता है। तो दो रूट होते हैं 14 एंड 5। ठीक है, साइन हमको उल्टा लेना है, यानी यहाँ पे माइनस का साइन है तो इनके प्लस बनने, प्लस के 19 बनने चाहिए, एंड 14 प्लस 5 इज इक्वल टू प्लस का 19 बनता है हमारे पास। तो एक्स के जो दो रूट आते हैं वो होते हैं 14 और 5। अब बात करते हैं वाई की। ठीक है, सेकंड जो हमको दे रखी है इक्वेशन, इसमें दे रखे हमको वाई स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू 15 माइनस 2y। ठीक है, ये फॉर्म दे रखे हैं। अगर 5 से उसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ बाकी को, तो ये रहते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 75 माइनस 10y। अब मैं उनको एक साइड ले आता हूँ, तो ये आते हैं वाई स्क्वायर प्लस 10y माइनस का 75 इज इक्वल टू 0। ओके, जब ये आगे सही फॉर्मेट में। अब इसके रूट्स निकालते हैं। ऐसे कौन से दो रूट्स हो सकते हैं जिसको मल्टीप्लाई करने में 75 आता है, उनका जो डिफरेंस है वो 10 आता है और माइनस का आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमको आपको साइन माइनस का, माइनस का 75। तो ऐसे कौन से रूट हो सकते हैं? ये देखने में हमारे पास माइनस का 15 प्लस का 5, और माइनस का 15 प्लस का 5 को ऐड करते हैं तो माइनस का 10 आता है, जो कि रिवर्स साइन है प्लस के 10 का। यही हमको चाहिए थे। तो एक्स और वाई के रूट मिल जाते हैं आपको। एक्स के रूट हो जाते हैं यहाँ पे 14 और 5, और y के रूट हो जाते हैं माइनस 15 और 5। हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो 14 जो है माइनस 15 से बड़ा है और 5 से भी बड़ा है, एंड 5 जो है माइनस 15 से बड़ा है और 5 के बराबर है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो रहेगा x ग्रेटर देन इज इक्वल टू y। सो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर, दैट इज x ग्रेटर देन इज इक्वल टू y। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या रखेगा कि x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 15, एंड सेकंड है 12 अपॉन y माइनस 35 अपॉन y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, पहले वीडियो को पॉज कर खुद से करने का ट्राई करना है, इसके रूट्स निकालना। फर्स्ट में हम देखते हैं कि इसको मैं लेता हूं x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 15, माइनस का 15 आ जाएगा, माइनस का 15 इधर आएगा ना, सो ये आ जाएगा माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। अब इसके दो रूट कौन से हो जाएंगे? इसके रूट हो जाएंगे प्लस का 5 और माइनस का 3, ये हो जाएंगे x के दो रूट। उस तरह y का देखते हैं, तो y में होता है 12 अपॉन y माइनस 35 अपॉन y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं y स्क्वायर से सबको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो फिर हमारे को सही रूट मिल जाएंगे। इसको मैं y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाता है हमारे पास 12y, यहाँ आया था 35 और यहाँ आ जाएगा y स्क्वायर। अब सबको इधर ले जाते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 35 इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसके दो रूट कौन से हो सकते हैं? अब इसके जो दो रूट हो जाएंगे वो हो जाएंगे बस 7 एंड 5, ये हो जाएंगे y के जो दो रूट्स बन जाएंगे।
और x के रूट थे हमारे पास 5 और -3। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं। 5 जो है वो 7 से लेस देन है और 5 5 का इक्वल भी है, और जो -3 है वो 7 और 5 से दोनों से छोटा है। तो इसकी जो आंसर बनेगा वो बनेगा x लेस देन इज इक्वल टू y। ये आंसर देगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज x लेस देन इज इक्वल टू y। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में हमको दे रखा है कि x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 15 और दे रखा है कि 12 अपॉन y माइनस 35। ये तो यही नहीं है, सेम ये रिपीट हो गया ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हिंदी मीडियम के लिए ये कैसलेट डी आई है, इस डी आई को करना प्रिंट से आपको एक कैसलेट डी जरूर मिलती है, ये इंग्लिश मीडियम के लिए। तो इस कैसलेट डी आई को सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो इस कैसलेट डी आई को देखते ही छोड़ देते हैं, कोई करने लायक ही नहीं है, ये वो ऐसा कुछ नहीं होता। प्रिंट में जो भी डी आई आती है वो सभी करने लायक होती है, और अगर आपको कॉन्सेप्चुअली नॉलेज सही है ना, सही से अपने का बेस सही है, तो आप उसको आराम से कर लोगे। इसमें कुछ इतना टफ नहीं होता जो आपको लगता है कि क्वेश्चन में पता नहीं क्या आ गया। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हमको दे रखा है कि ट्रेन क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म एट इट्स ओरिजिनल स्पीड 100.8 km/h in 22.5 seconds। ठीक है, ट्रेन 8 क्रॉसेस अ ब्रिज when its speed is increased by 7.2 km/h from its original speed in 17.5 seconds। ब्रिज को क्रॉस करती है। The time taken by train A to crosses the platform at its original speed is t second, and the time taken by train A to crosses a tunnel when its speed is increases by 14.28% of its original speed is it t second। इसको भी t second लगता है, दोनों को सेम टाइम लगता है यानी। और लेंथ दे रखी है हमें ट्रेन की, प्लेटफॉर्म की, ब्रिज की एंड टनल की। ठीक है, हमको 4 चीजों की लेंथ दे रखी है यहाँ पे, ट्रेन की, ट्रेन की दे रखी है, प्लेटफॉर्म की, ब्रिज की एंड टनल की। ठीक है, अब इसको डिकोड करते हैं। जैसे जैसे आपको स्टेटमेंट में दे रखे हैं ना, उसी तरह से सिर्फ फॉर्मूले में उसको पुट करते रहना है, ज्यादा उसमें कुछ नहीं सोचना होता, तो आपका अपने आप क्वेश्चन निकलेगा। बहुत ईजी होता है कैलकुलेट, इतनी टफ नहीं होती जितना हुआ बना रखा है इसका। सबसे पहले हमको स्पीड दे रखी है यहाँ पे 100.8 km/h है, आगे सेकंड्स में दे रखे हैं, और जो हमारे पास लेंथ है वही मीटर में दे रखी है। तो मैं उसको कन्वर्ट कर लेता हूँ सबसे पहले स्पीड को, जो कि दे रखी है हमको 100.8 km/h, इसको 5/18 से कन्वर्ट कर लेते हैं। 18×5 = 90, 18×6 = 108, ये हो जाएगा 6 25 24 27 28 28.5। ये हो जाएगा हमारा मीटर पर सेकंड की स्पीड आ जाएगी, किसकी, ट्रेन ए की स्पीड आएगी हमारे पास, स्पीड आ गई। अब हम ये कहते हैं कि ट्रेन ए क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म एट इट्स ओरिजिनल स्पीड। सो पहले ट्रेन ए की लेंथ कितनी है, ट्रेन ए की लेंथ है हमारे पास x+75। ठीक है, ये एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है, प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी दे रखी है हमको, ये दे रखी है y+55 और ट्रेन ए की स्पीड है हमारे पास 28। ये एक ही बात हो रही है, और ये टोटल टाइम लगाती है 22.5 सेकंड का, उसको क्रॉस करने में टाइम लगता है। ठीक है, यहां से भी ये जो बनती है इक्वेशन वो बनती है x+y, ये बन जाता है, ये बनता है 130 = 22.5 × 28। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। ये होता है 14 25 70 60 63 630 आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास x+y आ जाते हैं 500। ये बनती है हमारी इक्वेशन 1, यहाँ पे हमको x+5 500 मिल जाता है। ठीक है, अब देखते हैं और क्या कह रहा है क्वेश्चन में। उसके बाद क्या रखेंगे, ट्रेन एक क्रॉसेस अ ब्रिज, प्लेटफॉर्म को, पहले प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया था, अब एक ब्रिज को क्रॉस करते हैं, वही सेम ट्रेन ए की। व्हेन इट्स स्पीड इज इंक्रीजेस बाय 7.2 km/h। पहले ट्रेन की स्पीड कितनी थी, 100.8 थी, अब उसने अपनी स्पीड को इंक्रीज कर दिया 7.2 km/h से, तो ये स्पीड बन गई इसकी टोटल 108 km/h। ठीक है, अब इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में, ये होता है 30 मीटर पर सेकंड। अब ट्रेन ए की स्पीड इंक्रीज हो चुकी है, तो ट्रेन ए की लेंथ थी हमारे पास x+75 और जो ब्रिज है उसकी लेंथ है हमारे पास z मीटर, तो ये हो जाती है x+75 + z, जो कि ब्रिज की लेंथ है। स्पीड होती है ट्रेन की 30 और ये क्रॉस करती है उसको 17.5 सेकेंड में। ठीक है, तो यहां से मिलता है हमको x+z = 52 इसमें से 75 भी तो था ना, तो इसको इधर लिख देते हैं 75 को। ठीक है, तो ये बनता है x+z = 450। ठीक है, ये बनते हैं हमारे पास
सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट बनी थी हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 500, सेकंड बनी है हमारे पास z x प्लस z इज इक्वल टू 450। ठीक है, ये दो चीजें बनती है हमारे पास। अब देखते हैं और क्या कहता है क्वेश्चन में। फिर ये कहता है कि द टाइम टेकन बाय ट्रेन ए क्रॉसेस द प्लेटफॉर्म एट इट्स ओरिजिनल स्पीड इज t सेकंड। ओरिजिनल स्पीड इज t सेकंड। जब ये ट्रेन ने एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया और जब ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया तो उसकी ओरिजिनल स्पीड थी 22.5, यानी ये जो t की वैल्यू है ना, ये वैल्यू है 22.5, ये कह रहा है इस क्वेश्चन में। एंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन ए टू क्रॉस अ टनल व्हेन इट्स स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 14.28% ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड इन t सेकंड। अब ये कह रहा है कि यही सेम ट्रेन जब एक टनल को क्रॉस करती है और उसकी स्पीड को इंक्रीज कर देती है 14.28% से, तो उसको t सेकंड लगते हैं। ठीक है, और ट्रेन ए की लेंथ हमको पता है x प्लस 75 और उस टनल की लेंथ भी हमको दे रखी थी x प्लस 45। ठीक है, और ट्रेन की स्पीड थी 28 मीटर पर सेकंड और उसको 14.28% से इंक्रीज करना है। 14.28% क्या होता है, 1/7 से होता है, तो 1/7 से इसको इंक्रीज कर देते हैं तो ये बन जाती है 32 मीटर पर सेकंड। ये होती है ट्रेन ए की स्पीड और उसको टी टाइम लगता है और टी टाइम की वैल्यू हमको पता चल गया कितनी की 22.5। ठीक है, ये टी टाइम की वैल्यू थी 22.5। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमको दे रखा था 2x प्लस 120 इज इक्वल टू 22.5 मल्टीप्लाई 32, ये हो जाता है हमारे पास 16, 16 80 64 72 माइनस 120। ठीक है, तो ये x की वैल्यू आई थी यहाँ से हमारे पास 300, ये आती है हमारे पास x की वैल्यू जो कि आई थी यहाँ पे 300। अब x की वैल्यू 300 है ना, तो z की वैल्यू भी हमको मिल जाएगी 150 और z की वैल्यू तो बीच में रहेगी हमारे पास y की वैल्यू जो कि हो जाएगी 200। ठीक है, x y एंड z सबकी वैल्यू हमको मिल चुकी है। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, इतनी चीजें आपको निकालनी, कुछ भी टफ नहीं, सब सिर्फ आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी थी। ठीक है, अब इसको देखते रहो कि ये भी पूछ लिया, वही पूछ लिया, ये भी पूछ लिया, तीन चीजें कैसे निकलो, कुछ भी नहीं था। अव्वा बनाने का कुछ मर्जी बना दो। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ y प्लस 1.8z। ठीक है, तो y की वैल्यू थी 200। अरे यार, y की वैल्यू थी 200 और z की वैल्यू थी 150। ठीक है, तो ये हो जाएगा 18 5 90 270, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 470 एंड दिस इज आवर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज राइट 470। ओके, सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन कुछ नहीं था, सिर्फ उसको सॉल्व करना होता है, उसको डिकोड करना होता है। और जितनी जल्दी कर लोगे ना उतना ज्यादा आगे निकलोगे। सेकंड में हमको क्या है, ट्रेन बी क्रॉसेस ट्रेन ए इन सेम डायरेक्शन इन 25 सेकंड इफ लेंथ ऑफ ट्रेन बी z plus 5 meter and speed of train B is more than train A, then find the speed of train B in kilometer per hour। किलोमीटर पर आवर, इसको सॉल्व करते हैं, यहां कर लेते हैं इसको सॉल्व। ठीक है, ये क्या है, ट्रेन बी, पहले ट्रेन ए की हमको लेंथ और स्पीड पता थी। स्पीड हमको पता थी 28 मीटर पर सेकंड, लेंथ कितनी थी ट्रेन ए की, ट्रेन ए की लेंथ थी x प्लस 75, x की वैल्यू थी 300, तो ट्रेन ए की जो लेंथ थी वो होती होगी हमारे पास 375। अब बात करते हैं ट्रेन बी की लेंथ। ट्रेन बी की लेंथ थी z प्लस 25 और z की वैल्यू 150 हमने भी यहां निकली, तो ट्रेन बी की लेंथ हो जाएगी 175। ठीक है, ट्रेन ए की स्पीड थी 28, लेस में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है और बी की स्पीड ए से ज्यादा है, ये बात हमको क्वेश्चन में दे रखी है। ठीक है, बी स्पीड इज मोर देन ए, तो यहां पर मान लेते हैं ट्रेन बी की स्पीड। ठीक है, और ये ट्रेन क्रॉस करती है 25 सेकंड में, ये इसको एक दूसरे को क्रॉस कर देती है। ठीक है, अब इसको ऐड कर लेते हैं यहां से 3 4 5 इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बी माइनस 28, इसको कट जाएगा 25 से और ये आ जाएगा हमारे पास 50, दैट इज बी। तो बी की वैल्यू यानी कि स्पीड, ट्रेन की स्पीड कितनी है, 50 मीटर पर सेकंड है बी स्पीड, क्योंकि सब कुछ हमारे पास ये सेकंड में था और ये मीटर में था। हमको इसमें फाइंड करनी है किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में फाइंड करेंगे 18/5 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगी 180 किलोमीटर पर आवर। ये आ रही है ट्रेन बी की स्पीड जो हमको फाइंड करनी है। ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर, दैट इज 180 किलोमीटर पर आवर। ओके, ऑलराइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या रखा है कि प्रेजेंट एज ऑफ मदर एंड फादर इन द रेशियो ऑफ 5:6, एज ऑफ सन 5 year hence is equal to age of mother 4 year ago,
If the present age of all three is 29, then find the age of father when the son age is 32 years. ओके ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले वीडियो को पॉज करके खुद से करने का ट्राई करना, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। और जब भी अर्थमेटिक के क्वेश्चन आते हैं ना, उनको कभी छोड़ने का मत सोचना, क्योंकि वो अर्थमेटिक भर भर के आता है। 10 से 12 आपको अर्थमेटिक मिल जाते हैं, तो 3-4 आपको उसके साथ साथ डेटा सफिशिएंसी या क्वांटिटी कंपैरिजन के क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं। तो क्वेश्चन तो खूब मिलते हैं अर्थमेटिक के, इतना मत सोच रहे हैं कि अर्थमेटिक के क्वेश्चन नहीं मिलते, भर भर के मिलते हैं अर्थमेटिक के क्वेश्चन। तो इसमें हमको दे रखे प्रेजेंट एज ऑफ मदर एंड फादर का रेशियो दे रखे हैं। सो मदर एंड फादर का प्रेजेंट एज का रेशियो 5x एंड दैट इज 6x। ठीक है, उसके बाद हमको क्या रखा कि एज ऑफ सन 5 ईयर हेंस इज इक्वल टू एज ऑफ मदर 4 ईयर अगो, यानी 5 साल बाद सन की एज उतनी होगी जितनी मदर की एज 4 साल पहले थी। 5 साल बाद सन की एज उतनी होगी जितनी मदर की एज 4 साल पहले थी, यानी ये कह रहा है कि जो मदर है वो सन से 9 ईयर बड़ी है। तो जो सन की एज हो जाएगी वो होगी 5x - 9, समझे। फिर हमको प्रेजेंट एवरेज एज दे रखी है इन तीनों की, तो प्रेजेंट एवरेज यानी कि इसको टोटल निकाल लेते हैं, जो कि 29/3 87 आ जाती है। ठीक है, इनको टोटल भी कर लेते हैं, इनको टोटल कितना निकलता है यहाँ से 5 10 15 16x - 19 इज इक्वल टू 87। x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से वापस 96/16, ये रहेगी 6। और हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द एज ऑफ फादर व्हेन द सन एज इज 32 इयर्स। ठीक है, फादर और सन, तो फादर की प्रेजेंट एज थी 36 और सन की प्रेजेंट एज थी 30 में 21। और हमको फाइंड करनी फाइंड द एज ऑफ फादर व्हेन सन इज 32 इयर्स। सन 32 इयर्स की एज की कब हो जाएगा, वो होगा 11 साल बाद हो जाएगा। तो 11 साल बाद फादर की एज कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 47। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज राइट, 47 इयर्स हो जाएगी फादर की एज जब सन की एज 32 इयर्स की होगी। ओके, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, और प्रीलिम्स में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। और ये वो एग्जामिनेशन होते हैं जिसमें तो बस कुछ भी नहीं छोड़ के आना, हर टॉपिक से क्वेश्चन करना है और हर तरह के क्वेश्चन करके आने हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को पहले खुद करने का ट्राई करो, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। इसमें मैं कह रहा है कि रेणु सोनू entered into business with investment of x plus 240 and x minus 480 respectively. After 1 year, they made additional investment 720 or 360 respectively. End of 2 year, profit share of Romu is 4200 and profit share of business is 7350. Find the initial investment of Romu and Sonu. इसमें दो पर्सन है हमारे पास, रोमू और सोनू। ठीक है, दोनों ही कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट्स है, और आफ्टर 1 ईयर दे मेड एडिशनल इन्वेस्टमेंट, कुछ और ऐड कर देते हैं। ठीक है, और एट द एंड ऑफ द ईयर रोमू को मिलता है 4200 रुपये, टोटल जो बिजनेस का प्रॉफिट है वो है 7350, और हमको इनिशियल इन्वेस्टमेंट पूछी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दो पार्टनर है इसमें, रोमू एंड सोनू। रोमू इन्वेस्ट करते हैं x plus 240 एंड सोनू इन्वेस्ट करते हैं x minus 480। ओके, फिर ये कहते हैं कि आफ्टर 1 ईयर दे मेड एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 750। एक साल बाद रोमू ने तो क्या किया 750 और ऐड कर दिए इसके अंदर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 720 है ना, हाँ 960। एंड सोनू ने क्या किया एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 360 के एडिशनल, पहले इसकी थे x minus 480, अब उसने 360 और इन्वेस्ट कर दिए, तो ये आ जाएगा इसमें x minus 120। ठीक है, एक साल बाद। और एट द एंड ऑफ 2 ईयर, उसके बाद कुछ नहीं किया, 2 साल बाद इसका ये हो जाएगा 2x plus 1200 रोमू का, एंड सोनू का हो जाएगा 2x minus 600। एंड प्रॉफिट शेयर ऑफ रोमू इज 4200 एंड टोटल प्रॉफिट शेयर है 7350। ठीक है, तो जो रोमू का हो जाएगा प्रॉफिट शेयर वो हो जाएगा 4200, एंड जो सोनू का हो जाएगा वो हो जाएगा 3150। ओके, और जो इनका शेयर बनता है यहाँ पे वो बनता है x plus 1200 2x minus 600। वैसे तो उसको सॉल्व भी कर सकते हैं ना, ऊपर 2x minus 600 को इसको सॉल्व भी कर देते ना यहाँ पे, इन सबको 2 से काट देते ना, तो ये बनता है बस x plus 600 और यहाँ बनता है बस x minus 300। इसको भी काट लेते हैं अपनी, इससे 7 से काट लेते हैं, 7 6 42, 7 चौक 28, 7 5 35, 15 3 45, 15 चौक 60। तो ये आता है बस 4x minus 1200 इज इक्वल टू 3x plus 1800। ठीक है, तो ये आता है बस x इज इक्वल टू 3000।
एक्स की वैल्यू आई थी यहाँ से हमारे पास 3000 और हमको फाइंड करना है इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेड बाय रोमो एंड सोमू, यानी रोमो और सोमू का इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या था उसका रेशियो फाइंड करना था। तो जो रोमो का था वो था एक्स प्लस 240, रोमो का हो जाता है हमारे पास 3240 और सोमू का था एक्स माइनस 480, तो ये बन जाता है हमारे पास 2520। ठीक है, इसका रेशियो निकल जाता था, इसको काटते 4 38 4 24 12 9:7। So option number E is the right answer, that is 9:7. ओके गॉट इट। सिर्फ थोड़ा इसमें कैलकुलेशन का था, बाकी इसमें क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं था आपको। ठीक है, चाहे तो नंबर दे देते हैं इतने इतने इतना इन्वेस्ट किए, इतने हजार इन्वेस्ट किए, इस बार इसने नंबर्स की जगह पर ऐसे आपको एक्स में वेरिएबल दे दिए। फॉर्मेट सेम था, सिर्फ थोड़ा सा दिखाने का तरीका अलग था कि वेरिएबल्स वाला क्वेश्चन है, उसके अलावा कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में वो कह रहा है रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ वुड एंड फेनी 3:2। ठीक है, टेक इज 5 year older than फेनी। इफ सम ऑफ द परसेंटेज ऑफ वुड एंड टेक 65 देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ फेनी। ठीक है, हमको परसेंटेज का रेशियो दे रखे वुड एंड फेनी का। सबसे पहले तो वुड एंड फेनी के परसेंटेज का जो रेशियो है 3x और 2x मान लेते हैं। ठीक है, अब हमको ये कह रहा है जो टेक है वो 5 year older than फेनी है, तो ये देगा 2x + 5 year older है। इफ सम ऑफ द परसेंटेज ऑफ वुड एंड टेक, सम ऑफ द परसेंटेज ऑफ वुड एंड टेक, इन दोनों का एडिशन करने पे 65 आता है, तो ये होती है हमारे पास 5x + 5, इसकी वैल्यू आती है हमारे पास 65। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू आई थी हमारे पास 12 और हमको पूछा परसेंटेज ऑफ फेनी, तो फेनी की परसेंटेज पूछी यानी 2x की वैल्यू पूछी है। फेनी की परसेंटेज कितनी हो जाएगी 24। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज 24। बिल्कुल सिंपल था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। अगर ये क्वेश्चन भी वहां पे अगर आपसे टाइम की वजह से भी रहेगा ना तो भी उसमें भी लॉस है आपका। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में हमको क्या रखा है, सम ऑफ ₹15,000 इज इन्वेस्टेड इन स्कीम ए एट द रेट ऑफ 15% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 years। इफ द इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम स्कीम ए इज इन्वेस्टेड इन स्कीम बी फॉर 4 years at the rate of 10% per annum, then find the amount obtained by scheme B। ठीक है, एक पर्सन ने 15,000 रुपए इन्वेस्ट किया स्कीम ए में 15% से 6 years के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे। जो उसको इंटरेस्ट मिलता है वो उसने स्कीम बी में लगा दिया 4 years के लिए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। देन फाइंड द अमाउंट ऑब्टेन फ्रॉम हिम। ओके, तो ये कहते हैं ए एंड बी दो पर्सन है, ए ने इन्वेस्ट किए 15,000 रुपए किसी स्कीम में इन्वेस्ट किए 15% से 6 साल के लिए। अब जो इसका इंटरेस्ट आएगा वो उसने स्कीम बी में इन्वेस्ट किया, तो इसका इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 90 15 में 135, ये बन जाएगा 13,500 रुपये इसने इंटरेस्ट निकले। अब ये इसने इन्वेस्ट कर दिया स्कीम बी में, 13,500 रुपये इसने स्कीम बी में इन्वेस्ट कर दिया। जब स्कीम बी में इन्वेस्ट किया तो इसने 4 साल के लिए इन्वेस्ट किया 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से। ठीक है, और ये इसने किया सिंपल इंटरेस्ट पे, कुछ भी नहीं कह रखा तो सब सिंपल इंटरेस्ट पे मानेंगे। देन फाइंड द अमाउंट इन ऑब्टेन, अमाउंट पूछे यहाँ पे, इंटरेस्ट नहीं पूछा, अमाउंट कितनी मिलती है इसको, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से हम। तो ये हो जाता है 5400 रुपये इंटरेस्ट मिलता है, तो उसकी अमाउंट कितनी मिल जाती है टोटल, ये मिल जाती है 18,900 रुपये टोटल अमाउंट जो हमको स्कीम बी से मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज 18,900 रुपये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। नेक्स्ट में कहते हैं कि a vessel contain a mixture of 120 liter of milk and water in ratio of 7:5. If 60 liter of mixture is removed and x liter of milk is added into the vessel, then find the ratio of milk to water become 2:1। 120 लीटर ऑफ मिक्सचर है, मिल्क एंड वाटर का रेशियो है उसमें 7:5। अब उसमें से 60 लीटर वो कहते हैं कि निकाल दिया और x लीटर मिल्क डाल देते हैं, तो फाइंड करना है हमको रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर का। ठीक है, टोटल था उसके अंदर 120 लीटर मिल्क एंड वाटर में, जो उसके रेशियो में बांटा हुआ था वो था 70 और 50 7:5 में। फिर ये कहते हैं कि 60 लीटर ऑफ मिक्सचर रिमूव, 60 लीटर निकाल लिया, उसी रेशियो में निकाला, हाफ निकालिया तो बच गया अभी कितना, हाफ बच जाएगा यहाँ पे 35 एंड 25, जो हाफ बचा। फिर ये कहते हैं कि x लीटर ऑफ मिल्क उसमें और ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद जो उनका रेशियो बना है मिल्क और वाटर का वो है 2:1। कुछ भी ऐड नहीं किया ना, मिल्क के अंदर ऐड किया है, तो वाटर में जब कुछ भी ऐड नहीं किया तो 1 का मतलब है 25, तो 2 का मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे मिल्क का, ये हो जाएगा 50, 2 का मतलब, और जो था कितना वापस ओरिजिनली 35 लीटर था। ठीक है, तो हमने कितना ऐड किया इसमें 15 लीटर ऐड किया, और यही पूछा है वो कितना ऐड किया, एक्स ऐड किया हमने, तो ये हमारा आंसर लिखो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज राइट आंसर 15।
ओके, इसको वो बना के इक्वेशन बना दे, उतना कुछ करने की जरूरत नहीं, साफ साफ सीधा सीधा दिख रहा है। और जितना शॉर्ट ट्रिक से या कम टाइम में हो सकता है, शॉर्ट ट्रिक भी नहीं होगा, जितना जल्दी कुछ भी चीज हो सकती है ना प्रीलिम्स में, उतनी जल्दी करनी चाहिए, वो उतना बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको एक आया डीआई का क्वेश्चन। इसमें हमको कह रखा है द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज नंबर ऑफ पेन पेंसिल एंड इरेजर सोल्ड बाय टू डिफरेंट शॉप्स इन नेम्ड स्कूल ए एंड बी। ठीक है, आरबीआई असिस्टेंट पे और बैंक ऑफ बड़ौदा के अटेंडेंट पे जो डीआई आएंगी, सबसे हलवा डीआई जो होंगी ना, वो इसी एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेंगी। कुछ भी जिसमें नहीं निकालना होता, सब कुछ गिवन होता है, सिर्फ उठा के कुछ वैल्यूज पुट करके प्लस माइनस करके डिवाइड करके निकालो। उस तरह की डीआई इन एग्जामिनेशन में मिलती है आपको। ठीक है, इसमें हम कह रहे हैं पेन पेंसिल एंड इरेजर तीन टाइप्स के, शॉप ए एंड शॉप बी पे टाइप्स की आइटम है। ठीक है, सबका डेटा दे रखे, इसमें कुछ भी निकालने की जितने को टेबल बनाने की जरूरत नहीं, साफ साफ सब कुछ एज इट इज दिख रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमको कहते हैं नंबर ऑफ पेंसिल एंड इरेजर इन शॉप ए इज व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय शॉप बी। सो पेंसिल और इरेजर इन शॉप ए, शॉप ए के अंदर पेंसिल एंड इरेजर, पेंसिल है हमारे पास यहाँ पे 200 और इरेजर शॉप ए के अंदर हमारे पास 120, ये है टोटल 320। इसका परसेंटेज पूछा है इसने किससे, मोर देन द नंबर ऑफ पेन इन शॉप बी, पेन इन शॉप बी, शॉप बी में पेन है हमारे पास 160, इससे कितनी ज्यादा है, तो 160 ज्यादा है।